हेलो। हाँ बच्चों, अभी तक हमने समझा था मीनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। और उसमें बस जरा शॉर्ट में फिर आपको रिवाइज कराता हूँ मैं कि इनफैक्ट ये कोई एक्ट नहीं है, लेजिस्लेचर से अनेक्ट नहीं हुआ है। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, ठीक है, उस एग्जीक्यूटिव मशीनरी का क्या तो हमारा स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या उनकी पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, वो कैसे वर्क करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसका प्रोसीजर जो फॉलो कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल किस तरह से हो। तो ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं। यही इसका मीनिंग है, यही इसका स्कोप है, ठीक है। नाउ कमिंग टू डेफिनेशंस, इसमें हमें दो डेफिनेशंस देनी है। वन, जैन एंड जैन, ये अच्छे से याद रहेगी तो, जैन एंड जैन। और दूसरी डेफिनेशन है प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी ये फ्रेंच के थे, फ्रेंच। दो डेफिनेशन हम करेंगे इसमें, ठीक है। और इनफैक्ट ये दोनों डेफिनेशन मैं आपको करा चुका, ठीक है। अब हम थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि सुनने सुनने में सब आपका ऐसी पिक्चर की तरह आउट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे कंटेंट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय जैन एंड जैन, ठीक है। तो जैन एंड जैन की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप जानो उसको कैसे लर्न करोगे, वो कैसे याद करोगे, मैं तो उसके कंटेंट्स लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। उसको उसमें लिखवा रहा हूँ, पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ एडमिन अथॉरिटीज। अब इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात रही भाई? अब ये देखिएगा, बता चुका हूं मैं आपको। कंपोजिशन से मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, कितने होंगे, क्या होंगे, कौन क्या होगा, कौन ऐड होगा, ये होगा, कंपोजिशन हो गए। और उनके क्या पावर्स होंगी, तो ये क्लियर है। ये तो आपने जनरल मीनिंग में भी समझा था, तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा कंपोजिशन पावर्स कह दी इसको, तो क्लियर है ये। नंबर टू, जब हमने उनको पावर दे दी, तो क्या वो पावर अनलिमिटेड है? जुरिस्डिक्शन कहा था मैंने, उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन भी है, कंट्रोल भी है। हर ऑफिशियल हर तरह की पावर यूज नहीं कर सकता। तो पॉइंट नंबर टू, लिमिट्स ऑफ द पावर्स ऑफ एडमिन अथॉरिटीज। मीनिंग क्या हुआ उसका? भाई एडीएम है, एडीएम की पावर कहां तक यूज कर सकता है? एसएचओ है एक पुलिस स्टेशन का, वो क्या पावर यूज कर सकता है? उसके ऊपर सीओ सिटी होता है, वो क्या पावर यूज कर सकता है? उसके ऊपर एसपी होता है, वो क्या पावर यूज कर सकता है? तो ऐसे ही एडीएम क्या पावर यूज कर सकता है, डीएम की कितनी पावर है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स, ये फाइनेंशियल पावर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव है या किस तरह की है, डिपेंड करती है। जुरिस्डिक्शन कैसे कैसे तय होता है वो एक अलग मैटर है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात। तो पहले वाले पॉइंट में हमने क्या कहा भाई, उसका स्ट्रक्चर और उनकी पावर्स। दूसरे वाले में क्या कहा? पावर्स के ऊपर लिमिट लगा दी हमने। थर्ड चीज, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड while exercising such powers। मतलब क्या हुआ कि जब ये पावर यूज कर रहे हैं उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखो इसको मैं एक चैप्टर से जोड़ता हूं, तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा बहुत बढ़िया। देखिए, सपोज एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मेरे केस को एडजुडिकेट कर रही है,
उसके पास पावर है। इसमें जैसे मैं कहता हूं कि ये असिस्टेंट कमिश्नर हो गए जो एक्साइज का केस देखते हैं या जीएसटी का केस देखते हैं, ठीक है। मेरा केस, वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर भी हैं और वो एडजुडिकेशन ऑफिसर भी हैं, मैं भी बताऊंगा आगे। तो वो मेरा केस एडजुडिकेट कर रहे हैं, उस केस को एडजुडिकेट करने में उन्होंने मेरा केस सुना और एक तरफा मेरा केस रिजेक्ट करके रख दिया, मेरी बात प्रॉपरली सुन रही नहीं, ठीक है। अब क्या होगा जी? तो मैं फिर क्या करूंगा? मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उनके बॉस के पास जाऊंगा, उनके अगेंस्ट अपील करूंगा, या फिर मैं कहा जाऊंगा, जुडिशरी में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, और वहां जाके क्या बोलूंगा कि साहब, एसी साहब ने ये डिसीजन देते समय प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं कराया। प्रोसीजर में क्या कहूंगा? इन्होंने टाइम नहीं दिया मुझे, इन्होंने मुझे हियरिंग नहीं दी, हियरिंग में जो मैंने सबमिशन दिए थे मेरे सबमिशन कंसिडर नहीं करे। तो ये भावना को तो ये समझ में आ गया होगा, हमने एक दो अपीलें बनाई है, तो ना, तो वो इसीलिए उनको कहा गया कि यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर पावर, ठीक है। और इसीलिए वो लिखते हैं अपने नोटिस में प्री जुडिस, यानी वो कोई एक तरफा काम नहीं कर रहे हैं। जब भी वो इस एक्टिविटी में काम करते हैं तो दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्यों दिया गया। अब देखिएगा, ये क्या दे रहे हैं? डिसीजन। और डिसीजन कैसा होना चाहिए? डिसीजन रीजनड डिसीजन होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिसीजन होना चाहिए। मतलब क्या है? जब भी हम कोई डिसीजन दें तो वो अपने आप में सारी बात कहे, सेल्फ स्पीकिंग, उसके रीजन, मैंने ये डिसीजन क्यों दिया, मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, और इससे मैंने ये इसका मीनिंग निकाला, और इसलिए मैं ये डिसीजन दे रहा हूं। तो इसको बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर और ऑर्डर विद रीजन, रीजन डिसीजन, ठीक है। और इसमें आगे अभी तो मुझे याद आ रहा था, फिलहाल जो है क्या था, एक और है वो जस्टिस है, वो आएगा, चलो आगे आएगा, ध्यान आएगा, मैं तब बताऊँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तीन पॉइंट हो गए इसके। चौथा पॉइंट क्या है? कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे कंट्रोल किस तरह से करते हैं हम? एक तो जुडिशियल कंट्रोल है और एक अदर मींस, यानी उसके बॉस के पास चले गए, डिपार्टमेंटल कंट्रोल भी होता है। तो क्या, चारों पॉइंट हो गए। अगेन जैन एंड जैन की डेफिनेशन क्या कहती है? पहले तो हम कंपोजिशन करेंगे और उनकी पावर्स देंगे, पावर्स देने के बाद में उनकी लिमिटेशन बताएंगे, ठीक है। फिर तुम्हारी किसकी कितनी पावर है, फिर उसके बाद में उसका प्रोसीजर बताएंगे कि प्रोसीजर कैसे आपको पावर यूज करनी है, और चौथे में हम क्या करेंगे, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में हम क्या कहते थे? स्ट्रक्चर को बना दो पहले, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उसने क्या करा, उसको पावर्स दे दी, ठीक। पावर्स के बाद में उन पावर्स को प्रोसीजर बता दिए उसके, और प्रोसीजर उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया। तो ये मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के कुछ पार्ट आ गए इसमें। जैसे प्लानिंग नहीं आई, ऑर्गेनाइजिंग आ गई, ऑर्गेनाइज आ गई, प्लानिंग नहीं आई, कंट्रोलिंग आ गया, बजटिंग नहीं आई। तो इन फैक्ट जो तुम्हारा मैनेजमेंट का फंडा था उसको माइंड में रख करके आप थोड़ा इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो अब ये आपके लिए वर्क है, मैंने 4 पॉइंट में रिड्यूस कर दिया इसको। और देखो भाई, लॉ में ध्यान रखना, आपको कोई इतनी बड़ी डेफिनेशन है जैन एंड जैन की, इन्वर्टेड कोमा में आप एज इट इज उसको लर्न नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। So what you have to do? You have to use that definition in simple words. You can say the definition of administrative law given by Jain and Jain in simple words can be reduced in point wise as under. तब आप ऐसा लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया है? नाउ सेकंड डेफिनेशन, डाइसी की डेफिनेशन। ये दो डेफिनेशन तो हमें लिखनी लिखनी है। और डाइसी की जो डेफिनेशन है अपने आप में ये कंसेप्ट है। ये क्या थे? डाइसी फ्रेंच के थे, ठीक। तो फ्रेंच में एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव।
इसमें जो लिखा है देखो, डाइस में लिखा होगा, क्या लिखा, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या लिखा होगा? हाँ, लास्ट में इन्होंने जो, हाँ हाँ, फ्रेंच ड्रोइड एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेशन है, चूंकि फ्रेंच वर्ड है ये, फ्रेंच वो थे, तो उसमें थोड़े से वर्ड इसी तरह के आते। ठीक है, चलो जी। अब ये क्या कह रहे हैं? ठीक है जी, इनका लिख लो भाई, इनका लिखवाता हूँ मैं। इसको भी पॉइंट वाइज जैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। लिखो ये पॉइंट नंबर 1, डाइसी क्या कहते हैं? डाइसी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव की क्या डेफिनेशन, ड्रोइट, ड्रोइट एडमिनिस्ट्रेटिव की। ये अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ड्रोइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट्स लिख लीजिए। नंबर 1, इट स्टेट्स अबाउट लीगल स्टेटस एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल स्टेट ऑफिशियल्स। अब ये क्या कहते हैं डाइसी साहब, कि भाई ये बता रहे हैं लीगल स्टेटस और लाइबिलिटी किसकी, स्टेट ऑफिशियल्स की। मतलब इसने क्या कह दिया, स्टेट ऑफिशियल्स जो होते हैं इसमें उनकी एडमिन क्या, अथॉरिटी हाँ, स्टेट अथॉरिटी बोल के दिया। ऑफिशियल्स कर दिया, और लीगल हाँ स्टेटस कह दिया। ठीक है जी, और उनकी लाइबिलिटी बता दी। वहां वो किसकी बात कर रहा था, पावर्स की बात कर रहा था। जैन एंड जैन ने किसकी बात करी थी, पावर्स की, पावर्स की। पावर्स की और ऑर्गेनाइजेशन की। इन्होंने लीगल स्टेटस और लाइबिलिटी बता दिया उसको, पहली बात ये कह दी। दूसरी बात, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डीलिंग विद सच स्टेट ऑफिशियल्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, रोड एडमिनिस्ट्रेटिव में पहला उसने कहा कि इसका लीगल स्टेटस क्या है और उसकी लाइबिलिटी क्या है, स्टेट ऑफिसर्स की लीगल स्टेटस एंड लाइबिलिटी। दूसरे में क्या कहा, कि जो बंदा इनसे डील कर रहा है, जो पब्लिक इनसे डील करेगा स्टेट ऑफिसर से, उसकी क्या राइट्स और लाइबिलिटी। मतलब उनके ऊपर क्यों बता रहा है? मान लो मैं डील करने वाली हूँ तो मुझे भी ये बता रहा है कि मैं ऐसे डील करूं। नहीं, उसने ये कंसेप्ट दिया ना अपना, तुम किसी को हाँ। कैसे चैलेंज कर सकते हो। हम्म। अगर ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव की वो डेफिनेशन दे रहा है, और आज से वो 400-500 साल पहले की दे रहा है, तो उस समय ये कंसेप्ट उसके दिमाग में आया। नहीं वो एग्री इसलिए तो आपके, बट हाँ, क्या है कि ये बेसिकली जो ये इसने बोला है इंडिविजुअल्स डीलिंग विद द सच ऑफिशियल्स, तो वो इंडिविजुअल हम लोग हैं। हाँ, कोई भी इंडिविजुअल। अच्छा। देखिए, जो भी स्टेट ऑफिशियल है, चाहे एसपी है वो, मान लीजिएगा, एसपी को पता होना चाहिए उसका लीगल स्टेटस क्या है, वो एसपी है या एसएचओ है, या वो क्या है। ठीक है, या डीजी है, डीजीपी है, क्या है, डीएम है, एडीएम है, क्या है। उसको एक तो ये पता होना चाहिए अपना, और उसकी लाइबिलिटीज क्या क्या है ये पता होना चाहिए। यहाँ पावर्स की बात कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, कि जो सभी इंडिविजुअल उस लीगल स्टेटस वाले बंदे से डील कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल को अपना पता होना चाहिए कि उसके क्या राइट्स हैं और क्या लाइबिलिटी है। पावर्स नहीं, लाइबिलिटी, राइट्स एंड लाइबिलिटी इंडिविजुअल। ये पावर की बात कर नहीं रहा, ये राइट्स और लाइबिलिटी की बात कर रहा। पावर, फंक्शंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात किसने करी, जैन एंड जैन। ये नहीं कर रहा। ये क्यों जैन एंड जैन तो अब हुए हैं, ये तो बहुत पहले के हैं ना। ठीक है, थर्ड, ये बताता है, इट टेल्स द प्रोसीजर हाउ द राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर एनफोर्स्ड। मतलब समझने की कोशिश करो,
जूरिस्प्रूडेंस 2 में तुमने राइट्स लायबिलिटीज पढ़े होंगे, राइट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक का राइट है दूसरे की लायबिलिटी है। जैसे आज की डेट में भी हमारा कोई सीपीसी में कोई केस डिसाइड होता है, डिक्री होती है ना, तो डिक्री जिसके फेवर में हुई है उसके राइट होगी, और जिसके अगेंस्ट हुई है उसकी लायबिलिटी होगी। तो राइट्स एंड लायबिलिटी के कंसेप्ट हमें जूरिस्प्रूडेंस में इसलिए पढ़ाए गए पहले। तो बेसिकली देखिए कि जब डेवलपिंग स्टेज में आ रहा था, फ्रेंच में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलपिंग स्टेज में था, तो उन्होंने क्या करा, उसको सिर्फ स्टेट से कंसर्न कर दिया और राइट्स एंड लायबिलिटी की बात करी। तो पहले राइट्स एंड लायबिलिटी किसके करे, स्टेट ऑफिसर्स के, उसके स्टेटस, बल्कि उसके राइट्स की बात नहीं करी, उसमें तो लायबिलिटी की बात करी। और राइट्स एंड लायबिलिटी किसकी बात करी, इंडिविजुअल की। और थर्ड क्या करा कि वो कैसे एनफोर्स हो रहे हैं। इन तीन चीजों को मिलाकर के किसकी डेफिनेशन बन गई, डाइसी की डेफिनेशन बन गई। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात, अगर उसको अलग से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंसेप्ट फ्रेंच से आया, इसके जो होते डाइसी थे, और डाइसी ने ये कहा है। और इसको तुम अपना एक्सप्लेन कर सकते हो, 4 नंबर में आया तब भी कर सकते हो, 10 में आया तब भी कर सकते हो, लेकिन 20 में नहीं आएगा, 20 के लायक नहीं है। तो 20 मार्क्स में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें और कुछ बनाएगा, आगे कुछ और पॉइंट्स लिखेगा। तो मैंने आपको जैन की डेफिनेशन क्लियर कर दी, मैंने आपको इसकी डाइसी की डेफिनेशन क्लियर कर दी, और डाइसी की डेफिनेशन को हमने किससे कर दिया, डाइसी को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। अब डाइसी की डेफिनेशन का एक वो है, क्या नाम है इसका, नेगेटिव, हम कह सकते हैं ठीक नहीं किया उन्होंने। इसने क्या किया कि इसने जो है स्टेट ऑफिशियल्स लिए, केवल जो स्टेट के अलावा भी क्वासी स्टेट होते हैं, क्वासी गवर्नमेंट वाले होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, म्युनिसिपल वाले होते हैं, लोकल अथॉरिटीज होती है, उन ऑफिशियल्स की बात इसने नहीं करी। इसने प्योर गवर्नमेंट स्टेट, प्योर स्टेट ले लिया। ये इसका क्रिटिक्स है, क्रिटिसाइज है इसका, ठीक है।